नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवप्रयाग से ये बड़ी खबर आ रही है जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। देवप्रयाग के पास तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी है। तस्वीरें आपके सामने। इस हादसे में एक ड्राइवर और एक किशोर की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हैं जिन्हें ऋषिकेश एम्स में भेजा गया है इलाज के लिए। बताया जा रहा है कि श्रीनगर से हरिद्वार जा रहे थे ये सभी लोग और इस दौरान ये हादसा हो गया। तो तेज रफ्तार कार ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खाई में जा गिरी। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में एक किशोर भी शामिल है। दो लोग घायल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम घायलों को निकाल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। घायलों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। खाई में जा गिरी है ये कार। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर से हरिद्वार जा रहे थे ये सभी लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें हैं जहां घायलों और शव को निकाल रहे हैं खाई से एसडीआरएफ के ये जवान। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उधम सिंह नगर से ये बड़ी खबर आ रही है जहां कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आपको बता दें, 14 नए मरीज कोरोना के और मिले हैं उधम सिंह नगर में। खटीमा से 6, किच्छा से 6, रुद्रपुर से 2 मरीज मिले हैं और जिले में सोमवार को कुल 29 मरीज सामने आए हैं। उधम सिंह नगर में कोरोना के अब तक 166 केस हो गए हैं। 14 नए मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर में कोरोना के 14 नए केस सामने आए हैं। 14 नए मरीज मिले हैं और जिले में अब तक 166 मरीज हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब क्वारंटीन सेंटर के सामने एक पुरानी इस्तेमाल की हुई पीपीई किट मिली। आनन फानन में इसकी सूचना अस्पताल प्रशासन को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया। साथ ही पीपीई किट को पैक कर जांच के लिए ले जाई गई। इसको हम तो बायोमेडिकल वेस्ट के साथ इसको हम पीपीई किट को डिस्पोज करते हैं पीले वाले बैग में डाल करके। और अब ये तो जांच का विषय है। अब इसको देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी जांच बैठाएंगे और देखते हैं कि ये किसके थ्रू नेग्लिजेंस है ये, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो भाई, नैनीताल में दिल्ली से आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक अपने एक रिश्तेदार के यहाँ आया था। इस दौरान प्रशासन ने उसे होम क्वारंटीन में भेजा था, लेकिन युवक होम क्वारंटीन के नियम तोड़कर बाजार में घूमने निकल गया। जब युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हड़कंप मच गया। पुलिस इस युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालने में जुट गई है। युवक के कॉन्टैक्ट में आए 25 लोगों को पुलिस अस्पताल लेकर गई। इस मामले में 40 लोगों को अब तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा चुका है। तारीख को एक पॉजिटिव केस आया था नैनीताल में, और चूंकि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी, इसीलिए उस बेसिस पर उसको होम क्वारंटीन किया गया था। और उसके बाद उनकी रिपोर्ट आने के बाद वो पॉजिटिव निकले तो उसी दिन उनको तुरंत जो है कोविड केयर सेंटर में उनको रख दिया गया था। और उनके कांटेक्ट में जितने भी उनके घर वाले और उसके कजन ब्रदर्स, अड़ोसी पड़ोसी थे, सभी को क्वारंटीन किया गया है और उन सभी का हम लोग कल परसों में सैंपल लेंगे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर एक टेम्पररी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें किसी भी यात्री में थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोरोना का संक्रमण पाया जाता है तो उसे कर्मचारियों की देखरेख में टेम्पररी आइसोलेशन वार्ड में रखा जा सकता है।
रेलवे स्टेशन निदेशक का कहना है कि सभी यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐसे में अगर कोई भी कोरोना संदिग्ध लगता है तो उसे स्टेशन पर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी जाएगी। काशीपुर में 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन युवकों को रुद्रपुर के कोविड सेंटर भेज दिया गया है। इन लोगों में 2 युवती और 4 युवक शामिल हैं। इनमें से 5 दिल्ली और मुंबई से लौटे थे, जबकि एक युवक नैनीताल घूमने आया था। काशीपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 36 हो गई है। सभी के सभी युवा पीढ़ी की कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन ये सभी एसिम्टोमेटिक केसेस है। किसी को भी ऐसा सर्दी खांसी या जुकाम बुखार वाली कोई शिकायत नहीं थी। भाई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि ये लोग दिल्ली के आए हुए हैं और उसमें एक लड़का बॉम्बे का आया हुआ है। तो और एक तो हमारे ऐसे हैं कि जो नैनीताल ही बस घूमने गए थे, उनको थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे बुखार आया, तो हमने उनका चेक करवाया और वो पॉजिटिव आए हैं। टिहरी के बौराड़ी जिला अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है। दरअसल जिला अस्पताल में एक महिला की मौत हुई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट बाद में कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस मामले के बाद अस्पताल को सैनिटाइज किया गया था। हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे, सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, सारे पेशेंट देख रहे हैं। और जनता से हमारी यही अपील रहेगी कि थोड़ा अफवाहों पे ध्यान न दें और अननेसेसरी के हॉस्पिटल में जिसकी ज़रूरत ना हो वो ना आए। खासतौर से छोटे बच्चे जो 10 साल से कम हैं और बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर हैं। टिहरी जिला अस्पताल में महिला के मौत के बाद उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया। इस मामले के बाद महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए डॉक्टर और दूसरे स्टाफ की सैंपलिंग की गई। वहीं अब अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ और दूसरे कर्मचारी भी कोरोना टेस्ट करवाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि छोटे कर्मचारियों की तरफ अस्पताल प्रबंधन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उन्हें और उनके परिवार को कोरोना का खतरा बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन में कुछ यहाँ पर मरीज आया था सर, और सर यहाँ पे सबसे पहले बात ये है कि हम सिक्योरिटी गार्ड जो हैं सर, हम सबसे पहले यहाँ पर पेशेंट को फेस करते हैं, जो कि मेन गेट पे आता है। सर हमारे लिए कोई पीपी किट की व्यवस्था नहीं है, प्लस हमारे पास कोई ग्लव्स नहीं रहते हैं, प्लस हमारे पास कोई N95 मास्क नहीं है। दूसरी बात सर, अगर पेशेंट आया तो हमने उसको कहीं ना कहीं टच करने की हमें ज़रूरत पड़ जाती है सर। हमने उसके बाद में सर यहाँ पर मांग करी कि हमें रहने की व्यवस्था दी जाए। हम अपने घर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे बीबी हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं सर। बट उसके बावजूद भी हमें सर यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं मिल पाती है, कोई हमें यहाँ से बिल्कुल नकारा जाता है सर। और बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज से 25 जून तक बारिश की आशंका जाहिर की गई है। आने वाले 3 से 4 दिन तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में आज से 25 जून तक बारिश के आसार हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत में अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी और देहरादून में भी तेज बारिश के आसार हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 25 जून तक उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून में भी तेज बारिश हो सकती है। तो 25 जून तक बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ये आशंका जाहिर की है। आने वाले 3 से 4 दिन तेज बारिश हो सकती है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत को लेकर ये अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। टिहरी, पौड़ी और देहरादून में भी तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी की है। आज से 25 जून तक बारिश के आसार हैं। पिथौरागढ़ में एक ट्रक चालक को पुल से पोकलैंड मशीन ले जाना भारी पड़ गया। ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा तो पुल ढह गया। इस पुल के टूट जाने से इलाके के 7000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही की समस्या खड़ी हो गई है।
एक बार तो आपकी आंखों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि क्या ये सचमुच में हुआ है, मगर हम आपको बता दें कि आपकी ही तरह से और भी न जाने कितने ऐसे लोग हैं, जब उन्होंने पहली बार इस वीडियो को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। ये वीडियो पिथौरागढ़ के मुंशियारी इलाके का है। मिलर मोटर मार्ग पर एक ट्रक पॉकलैंड मशीन को लेकर पुल पार करने की कोशिश करता है। ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा तो पुल ढह गया। उसके साथ ही ट्रक और उस पर लदी पॉकलैंड मशीन भी नीचे आ गिरी। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी चीन सीमा पर निर्माण काम कर रही है और ये पॉकलैंड मशीन वहीं पर ले जाई जा रही थी। लोगों का कहना है कि इस पुल की क्षमता इतनी नहीं थी, मगर फिर भी ट्रक चालक ने बड़ी लापरवाही की और पुल से जाने लगा। धापागाड़ में एक ब्रिज विभाग का एक ब्रिज वैली ब्रिज लोडेड गाड़ी ट्राला और जेसीबी मशीन सहित जाने से अत्यधिक भार के कारण वो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बार के लिए तो लगा कि ट्रक पुल से पार हो जाएगा, मगर जैसे ही ट्रक पुल के बीच में पहुंचा तो पुल डगमगाने लगा और आखिरकार पुल ढह जाता है। इस पुल के ढह जाने से इलाके के 7000 से ज्यादा लोगों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है। इस पुल से होकर इलाके के कई गांव के लोगों का आना जाना होता है। पिथौरागढ़ से एबीपी गंगा के लिए योगेश पाठक की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के आसपास मौजूद गुफाओं में दर्शन के लिए लगने वाले टैक्स पर साधु संतों ने आपत्ति जताई है। साधु संतों का कहना है कि वो सदियों से गुफाओं में ध्यान करते आ रहे हैं, ऐसे में टैक्स लगाया जाना ठीक नहीं है। गुफा में ध्यान के लिए चुकाने होंगे पैसे। अब गुफा में फ्री में नहीं होगी एंट्री। साधु संतों को भी नहीं मिलेगी फ्री में एंट्री। कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ धाम आए थे और उन्होंने ध्यान गुफा में एक रात बिताई थी। उसके बाद से ही केदारनाथ की ये गुफा चर्चा में आ गई थी और इसमें ध्यान लगाने के लिए बुकिंग तक नहीं मिल रही थी। दधि शंख तुषाराभम् क्षीरोदार्णव संभवम्। केदारनाथ में गरुड़ चट्टी के अलावा कई जगह पर ऐसी ही ध्यान गुफाएं हैं जिसमें यात्रा सीजन के दौरान साधु संत तपस्या करते हैं। लेकिन देवस्थानम बोर्ड के गठन के बाद अब ये गुफाएं सरकार के कंट्रोल में आ जाएंगी, जिसके बाद साधु संतों को इन गुफाओं में तपस्या करने के लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। जाहिर है साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब किसी को योग साधना करनी हो तो अष्टांग योग में पहले यम और नियम 5 और 5 है। जब तब स्वाध्याय, आसन, प्राणायाम इन सब का अभ्यास दीर्घ काल तक करने के बाद व्यक्ति साधनाओं में प्रवृत्त होता है। हम एक दिन में रहकर उसको 1500 रुपये में गुफा का एक व्यापार कर रहे हैं। सीधे से इसमें व्यापार की नीति से ये गुफाएं बनाई जा रही है। केदारनाथ के आसपास स्थित गुफाओं का नवीनीकरण किया जाएगा, इन्हें मॉडर्न लुक दिया जाएगा, साथ ही मरम्मत भी की जाएगी। ध्यान गुफाओं में टॉयलेट, बिस्तर जैसे जरूरी सुविधाएं होंगी, जिसके बाद इन गुफाओं में साधना करने वालों को टैक्स देना होगा। अभी तक तो साधु संत इन गुफाओं में बगैर किसी रोक टोक के साधना करते आ रहे थे। प्राचीन गुफाएं हैं उनके साथ छेड़छाड़ ना की जाए और जो नवीन
बनाते हैं उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो प्रशासन अच्छे ढंग से बनाए। आज हो ये रहा है कि प्राचीन गुफाओं को मतलब तोड़ के या उसका रिनोवेशन करके जो भी एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, उसमें जो पहले महात्मा रह चुके हैं वो जब आएंगे तो फिर उनको कितनी तकलीफ होगी। इन दिनों केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। एक तरफ केदारपुरी को संवारा जा रहा है, तो वहीं इसके आसपास के क्षेत्र में धार्मिक टूरिज्म से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। जब तक पीएम मोदी ध्यान गुफा में रुके थे, तब से ध्यान गुफाओं के प्रति सैलानियों का आकर्षण और बढ़ रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित टिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। केदारनाथ धाम की तरह अब बद्रीनाथ धाम को भी और भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। जिस तरह से हर साल बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए बद्री धाम को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। केदारनाथ पुरी की ही तरह अब बद्रीनाथ धाम में भी टाउनशिप के निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। इसके लिए पर्यटन विभाग ने कंसल्टेंसी के माध्यम से मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। प्रस्तावित प्लान पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, हकूकधारियों और स्थानीय लोगों से सुझाव लेने के बाद मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और मुख्य सचिव के सामने पेश किया जाएगा। सहमति के बाद मास्टर प्लान को पीएमओ के पास भेजा जाएगा। जिस तरह से केदारनाथ के टाउनशिप का पुनर्निर्माण किया गया था, उसी तर्ज पर एक बद्रीनाथ के लिए भी एक बृहद योजना बनाने की तैयारी की जा रही है। ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। इसके संदर्भ में जो डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें एक कंसल्टेंट्स को एंगेज किया गया हुआ है और वो कंसल्टेंट के द्वारा विविध विकल्प क्या हो सकते हैं, इसके बारे में एक प्रिलिमिनरी प्रस्तुतिकरण विभाग को दे दिया गया है। मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम में कई काम किए जाने हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के साथ सौंदर्यकरण के काम किए जाएंगे। श्रद्धालुओं को ठंड से बचाने के लिए इंतजाम, ठहरने बैठने के साथ ही बद्रीताल, नेत्रताल का सौंदर्यकरण, पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर में खुली जगह होगी। अभी तक मंदिर के प्रवेश द्वार पर जगह कम होने से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। पिछली बार बद्रीनाथ में 12.5 लाख लोग आए हुए थे, वो अपने आप का एक कीर्तिमान है। और आने वाले समय में हमारे यहाँ पर लोगों की, चूँकि ये 4 धाम की सड़कें ऑल वेदर सड़कें बन रही है, हमारे हेलीकॉप्टर की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, गौचर तक हमारे फिक्स विंग के विमान वहाँ पर पहुँचने हैं। इस सभी के चलते हम लोगों के वहाँ पर इन लोगों की दिन ब दिन आने की संख्या जो है बढ़ती रहेगी और उसके चलते हम लोगों को कैरिंग कैपेसिटी की बृहद वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो उसके चलते ये आवश्यक ये किए जाएंगे। पिछले पर्यटन सीजन में 12 लाख के करीब तीर्थ यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। जिस तरह से लोगों का रुझान उत्तराखंड के इन 4 धामों के प्रति बढ़ा है, उसे देखते हुए आने वाले समय में यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर करना जरूरी है, ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु एक अच्छे एहसास के साथ अपने गंतव्य को वापस लौटें। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में वकीलों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। वकीलों की मांग है कि सरकार को इनका 20 लाख रुपए बीमा और 5 लाख रुपए लोन बगैर ब्याज के मुहैया कराया जाना चाहिए। वकीलों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से इनका काम ठप पड़ा हुआ है। 40% आदमी हम लोगों में ऐसे हैं जिनकी डेली खाने कमाने की व्यवस्था है, हैंड टू माउथ है। उन्हें कम से कम जो भी अधिवक्ता चाहता है तो उसे लोन दिया जाए। हम किसी से उधार नहीं मांग रहे। जब लोन मिलेगा तो वो अपनी जीविका को, वो अपने बच्चों को सही ढंग से पाल सकते हैं और बाद में जमा करते रहेंगे। लॉकडाउन के बाद से गाड़ियों से संबंधित बंद पड़े काम अब हो सकेंगे। देहरादून का आरटीओ कार्यालय खोल दिया गया है। आरटीओ दफ्तर जाने से पहले आपको फोन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक दिन में 20 ही रजिस्ट्रेशन हो सकेंगे ताकि ज्यादा भीड़ जमा ना हो। साथ ही आरटीओ कार्यालय में कोई भी शख्स बिना मास्क के नहीं आ सकेगा। आगे परिवहन कार्यालय में सीमित संख्या में कार्य प्रारंभ किया जाने का निर्णय लिया था, जिसके संबंध में एक
प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी और समाचार पत्रों के माध्यम से और चैनल्स के माध्यम से भी हम लोगों ने पब्लिक के सूचनार्थ सारे संज्ञानार्थ सारी सूचनाएं प्रदर्शित की थी। व्यावहारिक दिक्कत को देखते हुए हम लोगों ने कुछ लोगों का पंजीयन वहाँ पे प्रारंभ करना आरंभ कर दिया, लेकिन इसी बीच 11, 20 और 25 के आसपास हमारा लैंडलाइन फोन सही हो गया और जो लोगों का हमने मैनुअली रजिस्ट्रेशन किया था उन लोगों को उनको बताकर अवगत कराकर कि आप लैंडलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गए हैं, आप लैंडलाइन से करवाइए, और जो मैनुअली हमने कर लिए थे उनको हमने रिकॉर्ड में एंट्री कर 2021 में होने वाला महाकुंभ को लेकर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। कुंभ का आयोजन तय समय पर होगा, लेकिन अभी भी ये संशय है कि कुंभ का स्वरूप क्या होगा। इसको लेकर सरकार फरवरी में साधु संतों की राय से फैसला लेगी। दरअसल कोरोना की वजह से फिलहाल जो हालात हैं उसे देखते हुए कुंभ जैसा बड़ा आयोजन करना आसान नहीं है। अभी करीब 7 महीने का वक्त है। उम्मीद की जा रही है कि तब तक हालात सुधर जाएंगे। तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर सवाल उठाए और कहा है कि जब कुंभ कराने पर सरकार सोच सकती है तो फिर 4 धाम यात्रा के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। हम गुजर रहे हैं, हमारा देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रही है, वो बहुत ही गतिशील है। उसमें कब क्या परिवर्तन हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इसलिए संतों के साथ जो बातचीत हुई है और संतों ने जो सुझाव दिए हैं, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो अधिकृत संस्था है हमारे संतों की, उन्होंने ये कहा है कि हमको परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अभी 6-7 महीना बाकी है और इसलिए फरवरी माह में ही क्या परिस्थितियां बनती हैं उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी।